world. The proper use of yoga is certainly up to the international and dependent of individual perception. Competitive yoga is an authentic practice entrenched in the Indian mythological system as well as history, shows that there is a room for all kinds of practice of yoga, including the competition. There can be a tournament competitive approach to yoga practice as well as the spiritual approach to it, and both can coexist in the same ecosystem. Many yoga organizations worldwide have been campaigning to turn yoga into a competitive sports. Yogasana as a competitive sports would have helped propagating unity in diversity at the global platform. Having Yogasana as a part of international sports events like Olympic, etc., would provide an opportunity to spread the awareness of Indian yoga and its innumerable health benefits to the world population. So yoga as a competitive sport, that is the focus of the Indian government now, and the ministries of sports and the Ministry of Ayush both collaborating in order to ensure that the road to this is paved. Tournament oriented yoga to be promoted. बिल्कुल, और ये भी उम्मीद जताई कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय होगा और ओलंपिक तक ये पहुंच सकेगा योगासन एक खेल के तौर पर, ये उम्मीद जताई। तो आगे देखने की बात होगी कि किस तरह से खेल आगे बढ़ता है। फिलहाल आत्मनिर्भर भारत में हमारे तीनों मेहमानों का भी हम शुक्रिया करते हैं जिनसे इतनी विस्तार से हमने चर्चा की। सुबिमल भट्टाचार्य जी आपका शुक्रिया, सुरभि अग्रवाल जी और प्रोफेसर अजय राणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस विषय पर आपने विस्तार से चर्चा की और हम तक अपने इनसाइट्स दिए। Many thanks to all our guests. Thank you so much for joining us. Well, a lot remains still to be discussed, but that's all we have time for in this edition of Atmanirbhar Bharat. Thanks for watching. Namaskar. अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। कोरोना से बचाव के उपाय: आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार?
समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भारत बांग्लादेश वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित। 1971 युद्ध में बलिदान देने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर जीत को विजय दिवस के रूप में मनाना भारत के लिए है गर्व की बात। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को बताया भारत के पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ। असम और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी सुधारने वाले चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की बात। कहा, दोनों देशों ने लैंड बॉर्डर व्यापार में बाधाओं को किया है कम। साथ ही महामारी के दौरान संतोषजनक द्विपक्षीय संबंधों की भी की सराहना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-50 को करेगा प्रक्षेपित। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में पीएसएलवी की ये 22वीं उड़ान आज शाम प्रक्षेपण के लिए निर्धारित। हालांकि प्रक्षेपण कार्यक्रम मौसम पर करेगा निर्भर। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में दिखाए उत्साहजनक परिणाम। आईसीएमआर ने कहा, नहीं देखे गए वैक्सीन संबंधी कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स। दुनिया भर में 7 करोड़ 45 लाख से ज्यादा हुए संक्रमण के मामले। कोरोना वैक्सीन के लिए वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं प्रयास। विकास बैंक ने लातिन अमेरिका और कैरेबियाई द्वीप समूह को दी $1 बिलियन की मदद की पेशकश। और खेलों में ऑस्ट्रेलिया के साथ पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मैच में 25 ओवर के बाद 2 के नुकसान पर भारत ने अब तक बनाए 41 रन। ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क और कमिंस ने भारत के सलामी बल्लेबाजों को किया आउट। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वर्चुअल सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों का जिक्र किया और कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा है। पीएम ने भारत की पड़ोसी देश प्रथम नीति को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया और कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करना पहले दिन से उनकी सरकार की प्राथमिकता है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी
हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने शेख हसीना से बातचीत के दौरान कहा कि एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को उनके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना भारत के लिए गर्व की बात है। विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने बंगबंधु के संदेश और उनकी विरासत के प्रति सम्मान जाहिर किया और महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी जारी की। पीएम मोदी ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी। इसमें एक विशेष सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी और पूजनीय बोंगो माता जी को भी डेडिकेट किया गया है। पीएम मोदी और शेख हसीना ने शेख मुजीबुर रहमान पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। और इस मौके पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत सरकार की तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान सराहना के योग्य कदम है। December evokes in all Bangladeshis the spirit of joy, freedom and celebration. As we recall with deep gratitude our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose dynamic leadership we earned our great independence. I pay deep homage to the 3 million martyrs who laid down their lives. I pay tribute to members of the Indian Armed Forces martyred in the war and to their families. I pay my gratitude to the government and the people of India who extended their wholehearted support for the cause of our liberation. और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस मौके पर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारतीय सेना के शौर्य और उनके अहम योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि भारत बांग्लादेश का सच्चा दोस्त है। My gratitude to the Colonel, to the people of India, to the Mukti Bahini. We were free on that day. Only my sister Rihanna, Joy and myself, we are alive today. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया।
दोनों देशों के बीच 55 साल बाद कोई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। आज द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन 7 क्षेत्रों में समझौते, सहमति पत्रों और दस्तावेजों पर हुए हैं हस्ताक्षर, उनमें हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग है, सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर सहमति हुई है दोनों देशों के बीच, ट्रांस बाउंड्री हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत एक हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में सहयोग जैसे और भी कई महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं। और आज दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों पर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में समझौता हुआ है, हाथी संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में भी समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर, तारीख के लिहाज से बेहद अहम है आज ये वर्चुअल समिट भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। किस तरह से 49 साल में अगर विश्लेषण किया जाए भारत बांग्लादेश संबंधों का, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा बांग्लादेश मजबूत स्तंभ है नेबरहुड फर्स्ट का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री ने मजबूत स्तंभ कहा बांग्लादेश की दोस्ती को, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत सच्चा दोस्त है। और ये जो भावना है वो रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों देशों के रिश्ते किस कदर मजबूत हुए हैं पिछले 49 वर्षों में और बीते कुछ वर्षों में। और खासतौर से बीते 5-6 वर्षों की बात की जाए तो एक तरह से रिश्तों के तमाम जो नए आयाम उस पर काम हुआ है। कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो या फिर एक साझा सहयोग, पीपल टू पीपल टाइज की बात हो, तो तमाम क्षेत्रों में काफी अहम पहल हुए। और हम जानते हैं कि इस साल मार्च में ही प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, वो महामारी के चलते नहीं जा पाए, कोरोना महामारी के चलते। जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उन्होंने जिक्र भी किया इसका और उन्होंने अगले साल मार्च में प्रधानमंत्री जी को फिर से आमंत्रित किया है बांग्लादेश आने के लिए। तो ये एक तरह से जो दोनों लीडर्स के बीच पर्सनल केमिस्ट्री है उसको भी जाहिर करता है। तो साथ ही साथ इस पर्सनल केमिस्ट्री का फायदा दोनों देश के विकास को किस तरह से मिल रहा है, दोनों देशों के संबंधों को किस तरह मिल रहा है, उसकी भी बात हुई। और निश्चित तौर पर एक बांग्लादेश के साथ जब भी बातचीत होती है तो एक भावनात्मक पहलू भारत का भी रहा है। कल ही विजय दिवस मनाया गया पूरे भारत में, बांग्लादेश ने भी इसको सेलिब्रेट किया। और एक तरह से जिस तरह से बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत ने उस वक्त योगदान दिया था, इस तरह से आज भी बांग्लादेश की विकास यात्रा में भारत एक मजबूत साझेदार, एक सच्चे दोस्त की तरह एक भागीदारी निभा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज जब दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हो रही होगी तो जो संबंधों के जो तमाम अहम पहलू हैं उनकी चर्चा हो रही होगी। तो साथ ही साथ ये जो समझौते हुए हैं वो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो नए पक्ष हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन का पक्ष हो या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र हैं, तो नए क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है इन रिश्तों को आगे बढ़ाने में, इस रिश्तों को मजबूत करने के लिए। ऋतु जी सुधाकर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ गुवाहाटी से द्विना भी जुड़ गई हैं। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक पर का जो शुभारंभ किया गया उस पर और बात करने के लिए द्विना, किस तरह से असम के लोगों के लिए भी आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि तकरीबन 55 साल के बाद इस तरह के किसी रेल लिंक की शुरुआत होने जा रही है। बांग्लादेश से भारत के संबंध दोस्ताना तो हैं ही, साथ ही साथ एक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो एक बहुत बड़ा मजबूत एक स्तंभ रहा है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में। ऋतु, आज एक्चुअली एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आफ्टर 55 लॉन्ग इयर्स ये जो सिलाहाटी हल्दीबाड़ी जो रेल लिंक है वो कनेक्टिविटी जोड़ गया है, रीओपन हुए हैं। तो उसके चलते असम अगर कहे तो असम और बांग्लादेश 260 किलोमीटर से ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहे तो
1800 किलोमीटर से ज़्यादा। तो ऐसा अगर देखें तो असम और पूरे उत्तर पूर्व ही बेनिफिटेड होंगे इस रेलवे जो कनेक्टिविटी है उसके तहत। अब इकोनॉमी के लिए जो गुड्स ट्रेन है वो चलेंगे, फिर उसके बाद जो कल्चरली भी सोशली भी पूरी तरह जो एक डेवलपमेंट है दोनों रीजन के साथ, तो वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ये भी कहा जाता है क्योंकि असम से बहुत सारे चीज़ गुड्स लेके जाने के लिए जो पहले का डिस्टेंस था इट वाज क्वाइट लॉन्गर, अभी बहुत शॉर्ट हो गए हैं, तो इसके लिए भी ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इस परियोजना के साथ ही अन्य परियोजनाएं भी हैं जो आने वाले समय में पूरी होंगी और जिनकी शुरुआत होगी। भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले 49 साल में जिस प्रगति पर आगे बढ़े हैं उसी दिशा में कई और क्षेत्रों को आज समझौते के तहत जोड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुना आपका भी और सुधाकर आपका भी इस खबर पर इतनी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। और ताजा खबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज करेगा संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित। PSLV का ये 52वां अभियान है। श्रीहरिकोटा स्थित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से आज दोपहर 3:41 पर PSLV C50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। हालांकि इसका प्रक्षेपण कार्यक्रम मौसम पर निर्भर करेगा। कल इसरो ने इसके 25 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होने की जानकारी दी थी। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है और इसे भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। PSLV C50 मिशन पर इस बार अकेले पेलोड के तौर पर यात्रा कर रही CMS-01 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खासतौर पर सुधार होगा। इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधरने के साथ ही सरकार को टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च की गई। GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगी। CMS-01 अगले 7 साल तक सेवाएं देगी। CMS-01 को पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे या दूसरे शब्दों में कहें तो 42,164 किलोमीटर के सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित की जाएगी। कोरोना काल में इस साल इसरो का ये दूसरा मिशन है। इससे पहले 7 नवंबर को PSLV C49 के जरिए भू निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। और बेंगलुरु से इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं आयशा खानम। आयशा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज ये 3:41 पे इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा, लेकिन ये भी इसमें एक बात ये जोड़ी गई कि मौसम कैसा रहता है उस पर निर्भर करेगा ये वक्त। तो इस समय इसरो का क्या अपडेट है, किस तरह का मौसम है, क्या इसका टाइम 3:41 ही है? जी देखिए रितु, अभी तक तो इसरो के मुताबिक जो काउंटडाउन शुरू हुआ था 25 घंटे का, ये काउंटडाउन जारी है और इसरो को पूरी उम्मीद है कि काउंटडाउन के मुताबिक 3:41 पर जो लॉन्च होना है ये टाइम पर हो सकता है। क्योंकि अभी तक जबकि काउंटडाउन चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो मिशन प्लान किया गया है वो तय समय पर हो सकता है। ऐसी सूरत में इसरो पूरी तैयारी के साथ कंट्रोल रूम में अब कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी है, तो कंट्रोल रूम में तमाम वैज्ञानिक, तमाम साइंटिस्ट जो है वो जुटे हैं श्रीहरिकोटा में। और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन भी पूरी तैयारी के साथ श्रीहरिकोटा पहुंचे हैं। तो जाहिर है ये आज का जो मिशन है ये तय समय पर हो सकता है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काउंटडाउन जारी है, काउंटडाउन में कोई रुकावट नहीं आई है, तो जाहिर है 3:41 का जो टाइम है वो इसरो के लिए एक नया माइलस्टोन स्थापित करने का सुनहरा मौका होगा। क्योंकि पहले भी देखा गया कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो ने 2 बार वक्त पोस्टपोन किया क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहा। दक्षिण भारत में साइक्लोन और डिप्रेशन के चलते सही विंडो नहीं मिला था। लेकिन आज जबकि मौसम लगभग ठीक नजर आ रहा है, दक्षिण भारत के कई मौसम विभाग की तरफ से अगर हम
फीडबैक ले तो मौसम इस लॉन्च में कोई रुकावट नहीं पैदा करने वाला है। इसरो के लिए एक अहम माइलस्टोन और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों के लिए एक अहम घड़ी, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद दूसरा बड़ा लॉन्च है और साल का आखिरी लॉन्च है। और इसरो इस सैटेलाइट के जरिए, नए लॉन्च के जरिए खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे इलाकों में दूर संचार की व्यवस्था, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को बल देने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और इसके जरिए सर्वेलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में डेटा जुटाने के लिए भी ये सैटेलाइट काम आ सकता है। जाहिर सी बात है, इसरो इस माइलस्टोन को लेकर काफी उत्सुक है और इसरो के चेयरमैन ने जैसा पहले ही कहा था कि कोविड के दौरान इसरो के कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट रुकेंगे नहीं। ऐसी सूरत में आज का जो लॉन्च है CMS, बिल्कुल आयशा, साल के आखिरी उपग्रह प्रक्षेपण के साथ इसरो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 3:41 पर प्रक्षेपित करेगा इसरो इस संचार उपग्रह को। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा अभी तक की इस जानकारी के लिए। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 94,89,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.31% हो गया है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 33,291 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। ICMR के अनुसार अब तक देश में कोविड-19 के कुल 15,78,05,240 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 11,58,960 नमूनों का कल परीक्षण किया गया है। और कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। पहले चरण के परीक्षण में वैक्सीन ने सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को लेकर अच्छे नतीजे दिए हैं। पहले चरण के परीक्षणों में इसके उपयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ICMR ने बताया कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है और ये राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अनुकूल है। कोवैक्सीन का देश भर के 26,000 लोगों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत पड़ोसी मुल्कों के साथ बगैर किसी लाभ के उम्मीद के आपसी हितों को बेहतर बनाए रखने का पक्षधर है और नेपाल अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुद से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल को श्रीलंका और अन्य देशों की तरह हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जनरल रावत आज नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट के साथ दूसरी सालाना वार्ता में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। वार्ता के दौरान वेबिनार का विषय सॉफ्ट पावर डायमेंशन इंडिया नेपाल रिलेशंस था। Canvas and spread of cooperation, friendship and people contact between the two nations of India and Nepal are deep and extensive. But in the present age, Nepal is also opening up to other nations, including China, based on its independent foreign policy. Here I would like to stress on the fact that India's goodwill comes with no strings attached. Nepal is free to exercise its choices in international affairs, but it should stay vigilant and learn maybe some cases from Sri Lanka and other nations which have also signed agreements with other international countries in the region.
On the other hand, it is necessary to strengthen the existing relationship further for the peace and prosperity of the people of both countries who are already inseparable in every way. और अन्य खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। शीर्ष अदालत कल इस बात पर अपना फैसला सुनाएगी कि मुकदमा चलेगा या नहीं। कामरा ने रिपब्लिक टीवी संपादक अर्नब गोस्वामी को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादित ट्वीट किए थे। आदेश देने वाली बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। इससे पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका को सही करार दिया था। पश्चिम बंगाल में आज उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राज्य के दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमले के बाद दिल्ली में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था को लेकर आयोग को ज्ञापन सौंपा था। इस बीच पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी ने राज्य विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। चर्चा है कि शुवेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन पर सुनवाई की है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में जिन बातों को सामने रखा है वो हम आप तक लेके आ रहे हैं। प्रदर्शन का अधिकार किसानों को है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार, सरकार से संवाद करने पर अदालत का जोर। अदालत कर रही है समिति के गठन पर विचार और इस समिति के गठन की बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता साथी विकास सारथी। विकास, और क्या कहा आज कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को सही ठहराया? देखिए, अभी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जहां तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात है वो कानूनी हक है, उसको वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट लगातार ये भी कह रहा है कि केवल धरने पर बैठे रहने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आप वर्षों बैठे रह सकते हैं और फिर भी बात सुलझेगी नहीं। इसीलिए ये जो एक कमेटी बनाने की बात है उस पर फिर आज सुप्रीम कोर्ट कायम है कि एक ऐसी समिति बनाई जाए जो कि जिसमें दोनों पक्ष के लोग हों और एक संवाद की स्थिति बनी रहे। यहाँ पर आज हरीश साल्वे पेश हुए याचिकाकर्ता की तरफ से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ब्लॉक किया गया है रास्तों को दिल्ली में, उसकी वजह से खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इस धरने प्रदर्शन से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर अभी कोर्ट ने कोई अपनी टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि जो उनका पीसफुल प्रोटेस्ट का जो राइट है उसको कोर्ट मानता है और उससे किसी भी तरह से उसको डाइल्यूट करने या उससे समझौता करने की बात नहीं है। बात सिर्फ 2 यहाँ पर है कि पहला, शांतिपूर्वक कोई भी प्रदर्शन चले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। और तीसरी बात कि कब तक आप प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि संवाद से ही किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट अभी भी लगातार दोनों पक्षों को इस बात के लिए मना रहा है, इस बात के लिए कह रहा है कि आप समिति पर अपनी सहमति दें ताकि आगे एक डायलॉग फिर से शुरू हो सके। विकास, किसान प्रदर्शन से जुड़े कई अपीलों को, कई दलीलों को रखा गया था, कई याचिकाएं थी। उनमें से एक ये भी था क्या आने जाने वाले लोगों को जो दिक्कत हो रही है उस संदर्भ में कोर्ट का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट उसी के बारे में पूछताछ की याचिकाकर्ता से भी, केंद्र सरकार से भी। दिल्ली सरकार के वकील ने ये दलील दी यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट्स बंद हैं, इसीलिए ये कहना कि क्योंकि इस ब्लॉकेड की वजह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये सही नहीं है। दिल्ली सरकार के वकील ने ये कहा कि कुछ एंट्री पॉइंट्स खुले हुए हैं। ये अभी इसके बाद पंजाब सरकार के जो वकील थे पी चिदम्बरम, उन्होंने भी ये कहा कि हरीश साल्वे जो इस बात कह रहे हैं कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं इसकी वजह से वो गलत है। लेकिन पंजाब सरकार के वकील ने भी ये कहा कि वो
इस बात पर सहमति दे रहे हैं कि एक कमिटी बन जाए, इसका वो स्वागत करते हैं। कोर्ट अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि वो किसानों से हटने के लिए कहे आज कि वो वहां से हट जाएं, जब तक कि समिति अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अगर समिति आज गठित हो जाती है तो अभी इस निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंचा है। लगातार याचिकाकर्ता इस बात को लेकर दलीलें दे रहे हैं कि कोर्ट इस पहलू को देखे कि लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कतें हो रही हैं और इन सब दिक्कतों के चलते हुए कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। जी विकास, जैसा आप कह रहे हैं कि सुनवाई अभी चल रही है, कल जो विकास शाम की जो एक तरह से घटनाक्रम था जिसमें 8 कृषि संगठनों को नोटिस दिया गया था कि वो शामिल हो बातचीत के लिए, किसानों के पक्ष को सुनने के लिए, क्या ये 8 कृषि संगठन आज कोर्ट पहुंचे हैं? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, तो एक एक करके जुड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े की ओर से वकील AP सिंह पेश हो रहे हैं और उनकी दलील अभी चल रही थी। वो ये कह रहे थे कि किसान जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और भी बातें वो रख रहे थे कि 89 में भी प्रोटेस्ट हुआ था एक बहुत बड़ा, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई किसानों के इतने बड़े प्रोटेस्ट में भी, तो इसमें भी नहीं होगी और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं। तो AP सिंह अभी कुछ समय पहले तक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ये अभी एक एक करके जो किसान यूनियन के वकील हैं वो जुड़ते जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे कोर्ट के सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। विकास सारथी ने बताया कि अभी भी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लंबे समय तक किसान इस तरह से प्रदर्शन पे नहीं बैठे रहते। जो समस्या है उसके समाधान होने की जरूरत है, यानी कि जो एक विशेषज्ञ समिति के गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो अब दोनों पक्षों को भी सुनेगा। तो फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है और भी कुछ बातें इस पूरे सिलसिले से जुड़े निकल के अभी बाहर आएंगी, वो हम आप तक लेके आएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में जल्द एक बार फिर छात्रों की रौनक नजर आएगी। प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा सकेंगी। वहीं 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या और उपलब्ध कक्ष के आधार पर संबंधित स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इन सबके बीच कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इन सभी कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स की अनुमति एक बार लेना अनिवार्य होगा। वहीं जो छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे उन्हें इसकी अनुमति स्कूल प्रबंधन से लेनी होगी। प्रदेश में 1 जनवरी से सभी विश्वविद्यालय, शिक्षा परिसरों और कॉलेजों को खोलने की भी अनुमति कोविड गाइडलाइन के साथ जारी कर दी गई है। इसकी शुरुआत प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन से होगी। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि 50% की क्षमता के साथ 3-3 दिन के लिए बैच निर्धारित करके कक्षाएं शुरू की जाएं। प्रदेश में 10 जनवरी से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके बाद 20 जनवरी से पूरी तरह से कॉलेज खोलने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसान के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। अन्नदाता नाम से जो बुकलेट सरकार के तरफ से हुई है उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर MSP में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत ये सरकारी किताब अच्छी उसको लोग मांग रहे हैं और हम भी सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय छात्र स्टार्टअप मीट 2020 को भी संबोधित किया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि IIT में इंक्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत हो रही है, जिसमें छात्र नवाचार के जरिए अपने उत्पादों को विकसित करते हैं और फिर उसके व्यवसायीकरण की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं।
हम सभी IITs में और बाकी जगह इंक्यूबेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं, NITs में भी, और वहाँ ये बच्चे अपना प्रोडक्ट को आगे डेवलप करके कमर्शियली फिजिबल है कि नहीं ये देखने में जुट जाते हैं, और उसमें जो प्रयोग करते हैं उनको विभिन्न कंपनियां भी सहायता करती है, और करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट हो गया, और मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल के एफर्ट में लगभग 60-70 सॉल्यूशंस ऐसे आए कि जिसका उपयोग शुरू भी हो गया, और एक उपजाऊ, एक अच्छी टिकाऊ वस्तु तैयार करना ये एक नया बात है। तो ये नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करना ये भी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीक की मदद से नवाचार के काम से जुड़े हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं, और इसीलिए यह अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत सफल प्रयोग रहा, और अटल टिंकरिंग लैब की ओलंपियाड होती है, वो ओलंपियाड में अनेक नए आइडियाज लेकर छात्र आते हैं। ये इनोवेशन की शुरुआत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मुख्य परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक प्रेस संवाददाता में, जो कि एक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। एक के पास AK-56 राइफल और 61 राउंड और 3 मैगजीन थे, और दूसरे वाले के पास में एक मैग्नम राइफल .223 बोर, एक मैगजीन और 29 राउंड से। ये हमारा जवान जो ड्यूटी पे था उस समय पूरा कोहरा था काफ़ी, और विजिबिलिटी बहुत कम थी, और कल आपको पता होगा काफ़ी ठंडी रात भी थी, बट विजिबिलिटी कम होने के बावजूद जब आवाज़ सामने हुई, क्रॉलिंग की आवाज़ को सुनाई दी, तो हमारा जो संतरी ड्यूटी पे था उसने चैलेंज किया उसको। तो चैलेंज करने पे जो पाकिस्तानी इंट्रूडर था उसने वहाँ पर उसको कॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसके बाद इसने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। जो इनका बड़ी पेयर था साथ में, वो भी ज्वाइन करके बीच में आके वो भी भाग के वहाँ पर आ गया, और दोनों जवानों ने मिलके दोनों पाक इंट्रूडर्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में हमने जब सर्च किया तो उनके पास जो 2 वेपन उनके थे वो तो मिले, उसके अलावा एक पिस्टल जिसपे ओलंपिया मॉडल लिखा हुआ है, .30 बोर की पिस्टल है ये भी हमें प्राप्त हुई, और सर्च के दौरान उनके पास कुछ पाक करेंसी मिली। ठीक है। और ये चीजें हमने उनसे रिकवर की कर। उसके बाद इसी टाइम में, लगभग इसी टाइम में, यहां से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर उसी बीओपी के इलाके में, राजाताल के इलाके में ही एक और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ कि हमने एक स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया। जो संतरी ड्यूटी पे था उसको आवाज आई कुछ फेंसिंग के ऊपर से फेंके जाने की, और वो अलर्ट था, उसने इमीडिएटली चैलेंज किया। तो जो पाकिस्तान फेंसिंग के पार जो आदमी था वो भागा, तो इस लड़के ने फायर किया, लेकिन कोहरे की वजह से वो फायर तो उसको हिट नहीं हुआ, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट थी उसकी, जिसमें कि 3 पैकेट हीरोइन के थे, लगभग 3 किलो के, वो वहां पर वो छोड़ के चले गए, और वो हमें प्राप्त हुआ। तीसरा ऑपरेशन जो है वो भी स्मगलिंग के अटेम्प्ट को फाइल किया गया है। वो दूसरी बटालियन के इलाके में, बीओपी रामकोट के इलाके में था। यहां पर अगेन उस पार्टी ने पाकिस्तान साइड से
हमारी तरफ थ्रो करने की कोशिश की सामान को। अगेन आवाज आने पे जो संतरी था वो अलर्ट था, उसने चैलेंज किया और लेकिन वो सामान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ भाग गई। ये टोटल 3 अटेम्प्ट हमारे कल ऑपरेशन में हुए हैं। तो आप जो हमने सीज किया है वो हमने आपको बाहर उसको दिखा दिया है। उन्होंने कोशिश की हमारे जवानों के ऊपर गोली चलाने की? उन्होंने राइफल कॉक किया है और अगर 1 सेकंड रिफ्लेक्सेस लेट होते तो शायद कहानी कुछ और होती। सर आइडेंटिफिकेशन क्या हुई इनकी? पाकिस्तान की तरफ से वो क्रॉलिंग करके आए हैं, दे आर पाकिस्तानीज। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चालू है। आईडी प्रूफ मिले उनके पास से? नहीं, आईडी प्रूफ अभी इनके पास है। रेंजर्स को सर यस, तो हमारा एक ड्रिल है हमारी, उसके हिसाब से हमने रेंजर्स के साथ में संपर्क कर रहे हैं। एक तो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कि आपकी तरफ से ये मूवमेंट जो हुई है उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे और उसके बाद उनको उनकी फोटो दिखाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी उनसे। सी इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अभी बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम हैं अभी। तो लोकल पुलिस बाकी इंटेलिजेंसीज जो है सब मिलके हम लोग कुछ समय बाद बता पाएंगे आपको कि इनका इरादा क्या था, ये कौन थे। लेकिन दोनों आर्म्ड इंट्रूडर थे, ऑटोमेटिक हथियार लेके फेंसिंग के पास आए हुए हैं। तो ये एक अब इसके कुछ भी पहलू हो सकते हैं, तो अभी कह पाना मुश्किल है। रिकवरी मैंने पहले बताया आपको कि एक AK-56 राइफल, 3 मैगजीन 61 राउंड्स, एक मैग्नम राइफल जो कि .223 बोर की है, जिसके साथ में वो भी ऑटोमेटिक राइफल है, उसके साथ में एक मैगजीन और 29 लाइव राउंड्स। और बाद में उनकी पोजीशन में एक पिस्टल और मिला जो कि ओलंपिया करके लिखा हुआ है उस पर, .30 बोर का है और उसमें 2 मैगजीन है। सर ये फॉग की वजह से हर बार ये कोशिशें होती हैं, तो क्या आपके पास इसके लिए योर वेल इक्विप्ड यू हैव एंटी फॉग डिवाइसेस या कोई ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये क्या ट्रेस हो जाते हैं, क्या है? देखिए, फॉग जो है ये विजिबिलिटी को कम करता है, बट हमारे लड़के हमारे जो संतरी ड्यूटी पे है, नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं उसको कि कैसे डिस्पाइट फॉग, डिस्पाइट कोल्ड लाइट हमारी ड्यूटी में कोई फर्क नहीं आता। सर ये तीनों हादसे जो 3 जगह अटेम्प्ट हुई है, ये इंटरकनेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि जान बचाने की कोशिश? और सेकंडली सवाल ये कि ये क्रॉस करना चाहते थे, ये जहाँ जहीं से कुछ फेंकना चाहते थे जहाँ पे जो इंट्रोड्यूटर? आपका क्वेश्चन जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बहुत जल्द हम इसको कोशिश करेंगे पता करने की क्या इनका इंटेंशन था, मोटिव क्या था। सर जो थर्ड ऑपरेशन था वो क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या रिकवरी हुई? उसमें 2 kg हीरोइन रिकवरी। फर्स्ट वाले में 3 kg और सेकेंड वाले में 2 kg। सर जैसे थर्ड वन था उसमें जो आर्म्ड इंट्रूडर थे उसमें हथियार ही मिले हैं अपने को, उसमें ड्रग्स नहीं मिली है। सर ये जो एक ही रात में 3 इंसिडेंट हुए हैं अलग अलग, क्या आपको लगता है कि स्मगलर और जो इंट्रूडर्स हैं इन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बदली है? वही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी हमें लीड्स मिले हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, विल लेट यू नो। 2-3 हफ्तों में जब पिछले 2-3 महीनों की बात करें, जैसे 2 दिन पहले ड्रोन के जरिए पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्होंने स्मगलिंग का एक तो ये आप देख रहे थे डीआईजी बीएसएफ भूपेंद्र सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कल जो घटना हुई पंजाब से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, कल देर रात सीमा सुरक्षा बल ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। अमृतसर सीमा पर राजाताल इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे गए घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं और मारे गए घुसपैठियों के पास से AK-56, 61 कारतूस, एक पिस्टल, 2 मैगजीन समेत पाकिस्तानी मुद्रा बरामद भी की गई। इसके अलावा भी एक तस्करी की घटना को भी अंजाम दे रहे थे ये आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी नाकाम किया BSF ने कल रात। और आइए अब देखते हैं कुछ अर्थ जगत की खबरें। और आइए रुक करते हैं सीधे अजय मिश्र का, हमारे सहयोगी अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों के साथ मौजूद हैं। जी अजय।
व्यापार प्राइम में आप सभी का स्वागत है। और वित्त मंत्री की अगुवाई में इस वक्त बजट टीम आज सामाजिक क्षेत्र के नुमाइंदों के साथ मुलाकात कर रही है। शाम को भी ये बैठक जारी रहेगी। आज स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञ अपनी सिफारिशें वित्त मंत्री और बजट टीम के समक्ष रख रहे हैं। कल जो बातचीत हुई थी वो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े लोगों के साथ बातचीत हुई थी। आपको बताया कि इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत हो चुकी है, इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ बातचीत हो चुकी है। तो ये लगातार जो सिलसिला है वो जारी है और अभी कुछ दिन और भी ये प्री बजट जो चर्चा है वो जारी रहेगी। उसके बाद क्या कुछ निकल करके आया है रिकमेंडेशंस के प्रकारों में से, उसकी एक समेकित रूपरेखा हम सभी के सामने आएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके जरिए बताया जाएगा वित्त मंत्री के समक्ष बजट टीम के सामने कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें हैं। लेकिन आज जो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अपनी अपनी सिफारिशें जो हैं वो रखी जा रही हैं। और माना ही जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी को लेकर के कुछ सिफारिशें आ सकती है और हेल्थ और एजुकेशन में बेहतर हो सकता है बजट आवंटन। अगली खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार एक बार फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। इस वक्त अगर हम देखें तो सेंसेक्स 265 अंकों की बढ़त के साथ 46,932 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 भी 178 अंकों की बढ़त के साथ 13,760 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आईटी मेरे ख्याल से सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं, केवल ऑटो को छोड़ करके और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ करके मेटल्स भी गिरावट, ऑयल एंड गैस भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाकी सारी सेक्टर्स में इस वक्त खरीदारी का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लगातार जो ऑल टाइम हाईज बना रहा है उसमें जो नया निवेशक है वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। के मित्तल साहब जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मित्तल साहब धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत है आपका व्यापार प्राइम में। वजह क्या है, लगातार इंडेक्स नए हाईज बना रहा है और क्या कुछ करना चाहिए नए निवेशकों को? ये बात सही है कि हर दिन इंडेक्स और निफ्टी नया हाई बनाता जा रहा है और इसका विशेष कारण यही है कि जो मार्केट में पैसा है, जो एफआईआई एफपीआई मनी है वो काफी देखा जा रहा है क्योंकि लिक्विडिटी काफी है सिस्टम में, इंटरेस्ट रेट सब जगह लो हैं, तो वो पैसा बाजार में आ रहा है। और बाजार में जब पैसा आता है तो जो शेयर मार्केट में जब उसका निवेश होता है तो नेचुरली शेयर मार्केट में काफी बढ़त देखी जाती है और यही इस समय बाजारों का हाल है। आगे जाते हुए नए निवेशक के लिए जरूर काफी चैलेंजिंग स्थिति है इस समय, क्योंकि उसके लिए उसको समझ नहीं आता कि कहाँ निवेश करे, कहाँ निवेश नहीं करे। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि बाय ऑन डिक्लाइंस अभी भी काफी सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ अगले 1 या 2 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। लेकिन मित्तल साहब, ये जो स्मार्ट रिकवरी हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में और ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप्ड रिकवरी लेगी, क्या इस वजह से या बजट की जो उम्मीदें हैं उसकी वजह से बाजार भागते नजर आ रहे हैं? बजट तक आपको कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी या सेंसेक्स? देखिए, जहाँ तक बजट की प्रतिक्रिया है, मैं समझता हूँ कि बजट ठीक ठाक आने वाला है, क्योंकि बजट को लेके काफी लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ रही है और काफी पॉजिटिव नोट इस समय बजट देखा जा रहा है। स्पेशली कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। एजुकेशन में हमने देखा कि पोस्ट कोविड या कोविड के चलते हुए जो एक नया डिजिटल ट्रेनिंग या डिजिटल टीचिंग चालू हुआ, मैं समझता हूँ इसका प्रावधान अब बजटरी प्रोविजन के थ्रू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी तब्दील या देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हेल्थ केयर जो सुविधाएं हैं वो रूरल एरियाज में काफी हद तक उसमें सुधार हो सकता है। बहुत धन्यवाद मित्तल साहब, वक्त हमारे पास इतना ही है इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो बाजार नए हाईज बना रहा है लेकिन नए निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है, मित्तल साहब का ये कहना है। फिलहाल व्यापार प्राइम में आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं ऋतु के पास तमाम खबरों के लिए। और आइए अब रुक करते हैं मिड प्राइम में खेल जगत की खबरों।
और खेल की खबरों में आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की भी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट आज से एडिलेड ओवल में शुरू हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ताज़ा समाचार मिलने तक 2 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं, 97 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत खराब रही और पृथ्वी शॉ मैच की दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए। मयंक अग्रवाल 17 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर बोल्ड हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहला डे नाइट टेस्ट है। जी हाँ, और सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं विस्तार से इन तमाम खबरों पे और बात करने के लिए। जी सुचित्रा। शुक्रिया रितु। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले दिन की लाइव कमेंट्री आप आकाशवाणी पर भी सुन सकते हैं। तो मैच में क्या चल रहा है इस वक्त, उसकी ताज़ा जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं आकाशवाणी से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लाइव रेडियो कमेंट्री आप आकाशवाणी से सुन सकते हैं। और मैच के पहले दिन के खेल के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव। जी गौरव, आखिरकार 100 का आंकड़ा जो है वो छू लिया है भारतीय टीम ने, लेकिन एक विकेट यहां पर गंवा दिया है। चेतेश्वर पुजारा अभी अभी आउट हो गए हैं 43 रन बनाकर। लियो ने विकेट लिया है चेतेश्वर पुजारा का, तो एक बहुत बड़ा झटका हम कहेंगे भारतीय टीम के लिए, क्योंकि पुजारा और कोहली की जोड़ी के ऊपर काफी दारोमदार था इस मैच में। बिल्कुल सुचित्रा, बड़ा झटका तो है, लेकिन बात करनी होगी अगर पूरे मैच को देखें तो सब शायद शुरुआती जो झटका था वो बहुत ज़्यादा था जब पृथ्वी शॉ और कहना चाहिए कि मयंक अग्रवाल जो थे वो जब आउट हो गए। खासतौर से पृथ्वी शॉ जिस तरह से आउट हुए थे, सेम गलती उनकी देखने को मिली थी बैट और पैड के बीच में, जिस तरह से वो काफ़ी गैप रखा था उन्होंने, और उसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं मिशेल स्टार्क ने उठाया और उन जो अंदर आती हुई गेंद थी उसको बहुत सहारा लेते हुए उन्होंने बोल्ड किया पृथ्वी शॉ को। और उसके बाद मयंक अग्रवाल की जो विकेट सामने आई वो भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी। तो उसके बाद लग रहा था कि यहाँ से एक पार्टनरशिप जो थी वो विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के बीच बनती हुई नज़र आ रही थी। तो कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी की ओर टीम इंडिया बढ़ रही थी, लेकिन अब जबकि चेतेश्वर पुजारा का भी विकेट जो अब सामने आ गया है, तो अब जो दारोमदार होगा वो कहीं ना कहीं कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे और फिर हनुमा विहारी और रिद्धिमान साहा पे होगा, क्योंकि अब ये जो 4 प्लेयर हैं इन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वो पूरे दिन की जो बाकी की जो ब्रेक्स हैं उन इनिंग ब्रेक्स में कहां तक टीम को जो है वो आगे तक ले जा पाने में कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि अगर आज का जो पूरा जिस तरह से खेल चला है, अगर उस पूरे सिनेरियो को देखें और अगर उस पर चलते हुए अगर आज टीम 200 या 225 का टच स्कोर छू लेती है और विकेट्स आपके हाथ में रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि दिन जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। सुचित्रा। जी गौरव, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल इस वक्त हम सीधे चलते हैं जहां अनंतनाग में शाहनवाज हुसैन एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। छाती 56 इंच की है, निडर होकर काम करते हैं। बीजेपी में आज नहीं आए हैं, 1986 से काम करते हैं और डर कर काम नहीं करते, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, जिसके सिपाही के तौर पर मैं यहां पर आया हूं। हमें ये बिजबिहारा के इलाके में लोग कहते थे यहां बीजेपी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं कर सकेगी, हमारे खिलाफ बीज घाटी में भी साजिश होती है। छोटी छोटी रैली को बड़ा बताया जाता है और हमारी बड़ी बड़ी रैली को कुछ लोग छोटा बताते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने कहने आया हूं, पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है कि ये साउथ कश्मीर के अनंतनाग में बिजबिहारा के अंदर यहां महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज बिजबिहारा में महबूबा मुफ्ती के यहां खड़े होकर
भारत का ये तिरंगा, आप लोग एक मिनट रुक जाइए, ये तिरंगा जोरदार तालियां सब लोग इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद। जी हाँ, सुचित्रा, हमने देखा डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं, 7 चरण के चुनाव हो गए हैं। 19 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है, जिस संदर्भ में इस समय शहनवाज हुसैन अनंतनाग में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उल्लेख किया बहुत साफ महबूबा मुफ्ती के उस कथन का, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कंधा देने वाला नहीं होगा राष्ट्रीय ध्वज को, और उन्होंने वहां पर भारत का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज लहराया। और आइए अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। यूनान डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का एक स्ट्रीट म्यूजिक बैंड उत्तरी यूनान के कोरोना वायरस अस्पतालों के रोगियों और कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा है। ये बैंड अपने संगीत के माध्यम से अस्पतालों के बाहर गाने गाकर रोगियों को खुश कर रहे हैं। एक अस्पताल में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने अन्य अस्पतालों का दौरा जारी रखने का फैसला किया। और कोरोना काल के दौरान ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो लोगों के चेहरों पर खुशी लेके आते हैं। मिड डे प्राइम में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरें जारी रहेंगी डीडी न्यूज पे। नमस्कार। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।